हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अक्सर आप इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में सुनते होंगे इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फॉर्म में, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पर जो है, आप लोग ज़रा एक चीज़ पर निगाह मारो अपनी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले कुछ कहानियां जानते हैं हम लोग। असली कहानियां, असली बातें। द इशू ऑफ ड्रेस कोड। देखो, आप जो कपड़े पहनते हो ये आपका फ्रीडम है। आप जैसे मर्जी चाहे कपड़े पहन सको, फ्रीडम है। कौन सा फ्रीडम है? अपने आप को एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना। आप क्या पहनोगे, कैसे पहनोगे, ये आपकी चॉइस है ना, राइट? तो इशू ऑफ ड्रेस कोड के कंटेक्स्ट में कुछ बातें हम जानते हैं। राइटर आपसे कह रहा है आप यहां पर, इफ चूजिंग वॉट टू वेयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस फ्रीडम, then how should we look at the following situations where there are restrictions on dress? अगर कपड़े अपनी मनपसंद के पहनना ये आपकी आज़ादी है, तो आप उन सरकमस्टांसेस के बारे में क्या कहोगे जहां पर इस आज़ादी के ऊपर आपकी कुछ बंदिशें जो हैं वो लगती हैं? कुछ चीज़ें जानते हैं हम लोग। चाइना के अंदर जब माओ का कार्यकाल चल रहा था, तो ऑल द पीपल हैड टू वेयर माओ सूट्स बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट इट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी। सभी लोगों को यह पहनना अनिवार्य था। इसको यह बोलकर पहनाया जाता था लोगों को कि इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी। ऐसे होते थे माओ सूट्स। ठीक है, कुछ ये वाले जैसे ड्राइवर पहनते हैं कपड़े, कि सभी लोग सेम जैसे कपड़े पहनेंगे तो इट विल अपीयर टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी। सानिया मिर्जा को जानते हो? कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है वो, खेलती थी? आई थिंक रिसेंटली इसका तलाक भी हो गया है ना? क्या कह रहे हो? सेपरेटेड है? अच्छा अच्छा, तन्हा अकेली है जीवन में है? फतवा ये पता होता है शानी को है ना, किसका डाइवोर्स हुआ, कौन सेपरेटेड है। अब फतवा कोई बात नहीं। अ फतवा वॉज इशूड अगेंस्ट सानिया मिर्जा फॉर हर स्टाइल ऑफ ड्रेस दैट वॉज कंसिडर्ड बाय वन क्लेरिक टू बी अगेंस्ट अ ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब्ड बाय वुमेन। और इसके बाद क्या हुआ था, इनके ऊपर बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। इवन आप एक पर्सन का नाम जानते होंगे, वीना मलिक का नाम सुना आपने? वो बिग बॉस में भी आई थी कुछ साल पहले। जो वीना मलिक है वो पाकिस्तान से थी, है ना? और उसने जिस भी तरीके के, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे, तो अगर मैं बात करूँ आपने आपसे कि उसने जिस भी तरीके का अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एंजॉय करा बिग बॉस के सेट पर, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, उसके खिलाफ फतवा ये इशू हुआ था
कि वो पाकिस्तान में एंटर नहीं कर सकती दोबारा, और तब से वो इंडिया में होकर रह गई थी, और इंडिया में बॉलीवुड के अंदर एंट्री करना या फिर कुछ सीरियल्स वगैरह करना, कुछ एडवर्टीजमेंट्स करना, इसी से फिर उसने अपना गुजारा करा था। उसके बाद जो रूल्स होते हैं एक टेस्ट मैच के क्रिकेट के अंदर, इट रिक्वायर्स एवरी क्रिकेटर टू वियर वाइट ड्रेस। टेस्ट मैच की बात हो रही है। चलो अगर वनडे भी है तो इंडियन क्रिकेट टीम की ड्रेस काइंड ऑफ ब्लू, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। हम यहाँ पर ड्रेस कोड के कंटेक्स्ट में, ड्रेस कोड के इशू को लेते हुए हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ इसको एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरीके के ड्रेस कोड जो हैं पर्सन के ऊपर थोपे जा रहे हैं ना, और पर्सन, अगर हम इस केस को पकड़ ले, सानिया मिर्जा वाले केस को, इस केस में अगर पर्सन जो है ड्रेस कोड के नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहा है तो फतवा इशू होना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, पर्सन के खिलाफ सोशल बॉयकॉट होगा। और इसी के साथ साथ अगर मामला हद से ज्यादा गंभीर है तो नेशन स्टेट जो है उसकी जो रिजीम है वो एक पर्सन के ऊपर पॉलिटिकल बाउंडेशंस लगा सकती है। हाँ या ना, राइट। लेकिन आप यहां पर क्या एक प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड को आप ऐसा मानोगे कि ये पर्सन के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है हर केस में? जैसे माओ सूट्स लोगों को पहनाए जा रहे हैं एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वालिटी, लेकिन जबरदस्ती पहनाए जा रहे हैं। स्कूल में डिसिप्लिन के तौर पर बच्चों को बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म पहन कर आओ, और टेस्ट मैच में अगेन एक डिसिप्लिनरी फॉर्म में ऐसा बोला जा रहा है कि ये ड्रेस पहन कर आओ। आप अपने घर की ड्रेस जो कैप्रीज लोअर्स हैं वो आप नहीं डाल सकते, वो आप नहीं पहन के आ सकते। अब अगर एक जगह पर हम लोग सारे जो लोग हैं एक महफिल में जो शामिल हैं खेलने के लिए या किसी पार्टी में है या कुछ भी है, अगर वहां पर कोई एक प्रिस्क्राइब ड्रेस कोड है, अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि एक डिसिप्लिन के तौर पर सारे लोग एक जैसे लगे, वो महफिल के अंदर वो एक ड्रेस कोड से ऑरा क्रिएट हो, और इस तरीके, और ये जो ड्रेस कोड के ऊपर जो है इस तरीके के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसका पर्सन को पालन करना पड़े, उसको फॉलो करना ही पड़े, तो क्या ये जेन्युइन तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है क्या? अब वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो कोई भी चीज वॉल्यूशन तब होती है ना जब वो चीज आपकी विशेष के अगेंस्ट हो, बताओ, है ना। लेकिन वॉल्यूशन का दायरा ऐसा भी होता है कि जो चीज आपके विशेष के अगेंस्ट ना भी हो, लेकिन दूसरों को इक्वालिटी देने के लिए, उनके राइट्स को रियलाइज करवाने के लिए, उनके राइट्स वॉलेट ना हो, इस वजह से भी, इस रीजन से भी वो लिमिटेशंस आती हैं। जैसे किसी को नहीं पसंद यार रेड लाइट पे खड़े होना, लेकिन अगर दुनिया की सारी लाइटें ग्रीन लाइट ही हैं, आपका भी नुकसान हो सकता है, किसी और का भी नुकसान हो सकता है। इस चीज के लिए कुछ ऐसे रूल्स जो कि मेंबर्स को कड़वे लगे या लोगों को समझ में ना भी आए, तो ये जो बंदिशें हैं लगाना लोगों के ऊपर जरूरी होती हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले, इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट टू वेयर जस्टिफाइड इन ऑल केसेस और ओनली इन सम केसेस? आप मुझे बताओ, ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि आप क्या पहन सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन हर बार होनी चाहिए या फिर कुछ कुछ केसेस में होना चाहिए? कुछ केसेस में। अब एक बात बताओ, आप में से वो पर्सन बहुत काबिल होगा जो कि एक दिन प्रीलिम्स निकाल लेगा, मेंस निकाल लेगा यूपीएससी का, और इंटरव्यू के लिए उसको कॉल आएगा।
आपकी काबिलियत दिख रही है कि अगर आप दुनिया के टफेस्ट एग्जाम का इंटरव्यू कॉल को रिसीव कर रहे हो तो आप दुनिया के सबसे टॉप कैलिबर, विल पावर, पेशेंस और जितने भी क्वालिटी गिनवाई जाए वो कम होगी आपके बारे में। आप एक ऐसे मतलब बेहतरीन आविष्कार हो अपने माँ बाप के। लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू सिलेबस में कई लोग जानते नहीं है, यूपीएससी ने इंटरव्यू का सिलेबस भी दे रखा है, ठीक है, 3 लाइनों का होता है वो लगभग। यूपीएससी के इंटरव्यू सिलेबस के अंदर आपसे कोई ड्रेस कोड एक्सपेक्टेड है क्या? बताओ, यूपीएससी ने ऐसा कुछ लिख रखा है? नहीं। इंटरव्यू के लिए कभी कोई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब नहीं करा जाता, क्योंकि प्रिस्क्राइब करा जाएगा तो वो रूल के अंदर अंतर्गत आ जाएगा। ड्रेस कोड यूपीएससी या किसी का भी हो, मतलब इंटरव्यू के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्म होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कभी भी ऐसी हिम्मत करोगे कि जो जीन्स है, टॉप है, सूट है, सलवार है, ये पहनकर चले जाओगे यूपीएससी के इंटरव्यू में? जबकि कोई रूल तो है नहीं। बिकॉज आप यहां पर किस चीज को ब्रीच नहीं करना चाहते, नॉर्म को, या किसी न किसी प्रकार की वो नॉर्म फॉलो होते होते क्या बन गया है, एक प्रथा बन गई है। और पॉलिटी में हम लोग प्रथा को क्या कहते हैं? कन्वेंशन। कन्वेंशन को तोड़ना बुरी बात होती है क्या? सती प्रथा भी एक कन्वेंशन था, उस जमाने की सोसाइटी का नॉर्म था। बुरी तो क्या अच्छा था क्या बुरा था? बुरा था। हमने उस नॉर्म को तोड़ा, उस कन्वेंशन को चैलेंज करा। अच्छी चीज करी कि बुरी चीज करी? सही चीज थी। लेकिन अगर हम इस ड्रेस कोड की नॉर्म को अगर तोड़ते हैं, ये सही चीज है कि बुरी चीज है? क्यों गलत है ये भी बताओ मयूर, गलत कह रहे हो तो। हाँ, फॉर्मल ड्रेस में आ रहे हो, चलो ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। पहली बात ये है, किसी भी नॉर्म या कन्वेंशन को मयूर ये बोलो कि चैलेंज या फिर हटाने की बात उसकी तब करी जाएगी जब कुछ लोगों को आपत्ति हो इस चीज से। इसमें कोई गलत तो है नहीं, है ना? और वो दिन आपके लिए एक अच्छा ही दिन है कि जहां पर आपको एक ऑफिसर लुक में होना चाहिए, है ना? तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो व्हेन डज इट कॉन्स्टिट्यूट अ कंस्ट्रेंट ऑफ फ्रीडम? अगर आपके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई जाती हैं, क्या आप पहन सकते हो, सारे केसेस में या कुछ केसेस में, आपका जो भी आंसर इसमें वो ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ये खड़ा होता है कि व्हेन डज इट कॉन्स्टिट्यूट अ कंस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम? तो कब जो है आप क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, इसके ऊपर जो बंदिशें लगाई जाती हैं, कब वो एक रिस्ट्रिक्शन है आपके फ्रीडम के ऊपर? स्कूल में जितना भी टाइमलाइन आपने बताया स्कूल के अंदर, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी से लेकर, एलकेजी फर्स्ट क्लास से मान लेते हैं, ड्रेस कोड प्रॉपर, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास, उससे लेकर 12वीं क्लास तक आपने लगातार जिंदगी के 12 से 14 साल स्कूल लाइफ में एक प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करा। और कईयों के तो कॉलेज में भी ड्रेस कोड फॉलो होता है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे कॉलेज में पढ़े हो जहाँ पर आप अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकते थे, और वहाँ पर आपको जो प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म जो है वो आपको पहननी पड़ती थी। अब देखो, स्कूल में कभी आप 12 साल या 14 साल जितने भी साल बिताते हो, और फिर चाहे आप कोई भी स्कूल चेंज करो, 12वीं तक तो सब लोग पढ़ते हैं, आप स्कूल ज़िंदगी भर जितने मर्जी चेंज कर लो, अपने मतलब ज़िंदगी में कितने भी स्कूल चेंज कर लो, लेकिन हर एक स्कूल में आप ये जो 12 से 14 साल का जो समय बिता रहे हो, आप उसमें ये बोल सकते हो क्या कि मयूर 11 साल जो है हमने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, कृपया 12th में मुझे अलाउ करा जाए कि मैं घर से जो पहन कर आना चाहता हूँ वो मैं पहन सकूँ? नहीं ना।
कि फेयरवेल पे पहन के आना। अब कहीं कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड होता है जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है, सब लोगों को वही पहनना पड़ता है। अब कॉलेज लाइफ तो एक ऐसी लाइफ होती है, कॉलेज वाली जिंदगी तो एक ऐसी जिंदगी होती है जहां पर सारे लोग ये सोचते हैं कि स्कूल में तो यार ये पॉलिश शूज, ब्लैक शूज, पैंट पहनकर, बेल्ट पहनकर, लड़कियां सोचती हैं चोटी वोटी बनाकर, रिबन बनाकर, बहुत रैलियां बंदिशों में। हमारे पास बेस्ट टू बेस्ट जो ड्रेस होती है जिसमें हम हैंडसम लग सकें, जिसमें हम पटाखा लग सकें, वो हम कॉलेज पहनकर जाएंगे। लेकिन वहां पर भी कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, होते हैं जहां पर एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड होता है। लाइक एमबीए कॉलेजेस बड़े सारे ऐसे होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे उसके लिए तो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने क्या डिसाइड कर रखा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं। तो आप वहां पर जाके ये बोल सकते हो क्या कि दुनिया का तो उसूल होता है कि कॉलेज के टाइम पर तो जो पर्सन है वो कुछ भी पहन सकता है, तो वेरियस यूनिवर्सिटी तो जो कॉलेजेस हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को लिबर्टी दे रखी, तो आप ये जो है बंदिशें क्यों लगा रहे हो? आप ये बोल सकते हो अपने इंस्टीट्यूशंस में। स्कूल में तो चलो ये चलता है कि आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल हैं, हर एक स्कूल में कोई ना कोई ड्रेस कोड जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन फिर भी आप ये वाला मुंह चला सकते हो वहां पर जाकर? नहीं। लेकिन फिर सवाल हमारा ये भी उठता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें हमारे स्कूल सिस्टम को, तो वहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब नहीं होता। ये वाली बात पता है आपको? यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर स्कूल में भी कुछ स्कूल्स उनके ऐसे होते हैं, कुछ कम स्कूल, जैसे अपने क्या होते हैं कि बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं जो कि आपको कैजुअल्स वियर करने दें। बहुत कम स्कूल है ऐसे, इंडिया में स्कूल्स हैं लेकिन बहुत कम ऐसे हैं, और जो है भी तो वो कुछ दिन स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहनकर आ गए। हमारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर ऐसा है कि स्कूल का ड्रेस कोड होगा, 99% केसेस में होता ही है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, 1% केसेस में ऐसा है कि वहां पर ड्रेस कोड है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ड्रेस कोड जो प्रिस्क्राइब्ड होता है उसको अपनाना, क्या ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है? इसका आंसर दो मुझे। बताओ। देखो, जब भी किसी ऐसे डायलेमा में फंस जाओ ना, जैसे एक बार बताओ, आप इतने महीनों के बाद बैठकर इस सवाल के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जब भी ऐसी किसी चीज़ के बीच में फंस जाओ, हमेशा मेरा एक रूल याद रखा करो। यूपीएससी में मैंने आपको जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रखा है, यूपीएससी की आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स के ऑप्शंस में और इंटरव्यू में जो आप बातें कहते हो इंटरव्यू पैनल के सामने, कोई भी चीज़ यूपीएससी में कभी पूरी तरीके से ब्लैक, पूरी तरीके से वाइट नहीं होती। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन ग्रे। बुद्धा की मिडल पाथ की अप्रोच लेकर चला करो। जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, तो आप बोलो ये उसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि सर हम जानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक राइट है, और कोई भी राइट एब्सोल्यूट नेचर का तो होता ही नहीं है। 100% उसकी ना कर्टेलमेंट होती है, 100% ना उसकी लिबर्टी होती है। एवरी राइट कम्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो आप जिस भी जगह पर होते हो वहां पर आपका डिसिप्लिन इनवाइट करने के लिए, ठीक है, सारे लोगों के बीच में एक इक्वालिटी वो करने के लिए, गेन करने के लिए, और एक इंस्टीट्यूशन की पहचान बनाने के लिए अलग अलग जगह पे ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब होता है। वो फॉर्मल तरीके से भी प्रिस्क्राइब करा जा सकता है, जैसे स्कूल में फॉर्मल तरीके से कैसे, अगर आप, जैसे बहुत सारे स्कूलों में होता है, हमारे स्कूल में था, जैसे अगर लड़कियां बालों में रिबन बांधकर नहीं आई हैं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा 50 रुपये। हाथों पर मेहंदी लगाई तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। नील्स बढ़े हैं या नील आर्ट करवाए हैं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। लड़कों की पैंट अगर बहुत ज़्यादा नैरो है तो उसके ऊपर फिर जो है उसको फाड़ दिया जाएगा, या क्या कहते हैं, पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। तो ये काम आपके साथ कोई बाहर की दुनिया में या स्कूल के गेट
पे एंटर होने से पहले या स्कूल के गेट से एग्जिट होने के बाद आपके ऊपर इस प्रकार के घूमते फिरते कोई फाइन पेनल्टी नहीं लगा सकता। आप चाहे अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा लंबे बाल रख के बाहर घूम लेना, तब भी आपको कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, कोई ऐसा पर्सन नहीं घूम रहा है जो कि आपका चालान काट देगा इस बात पर। लेकिन स्कूल में अगर ऐसी हरकतें करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लग सकता है, प्रिंसिपल रूम में आपको बुलाया जा सकता है, आपके मम्मी पापा को कॉल करा जा सकता है। बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूशन की खुद की पहचान होती है। ये तो अब हम अभी सिर्फ हम एक पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक में ये वाला पर्सपेक्टिव दे रखा है ड्रेस कोड। इसलिए मैं ड्रेस कोड को इतना खींच खींच कर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले, जिससे आपका दिमाग खुले। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर किसी प्रकार की लिमिटेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं इस फ्रीडम के ऊपर, कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कि आपको कुछ भी पहनने का मन है तो आप कुछ भी नहीं पहन सकते, आपको एक वो अनुशासन में रहना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट वे में एग्जिस्ट नहीं करती है, और इंस्टीट्यूशंस के पास अलग अलग क्या कहते हैं राइट्स है। हर एक अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास राइट्स है अपने, कि वो अपना ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब कर सकें। जैसे अगर आपकी स्कूल की जो शर्ट होती है तो उस पर जो पॉकेट होती है अपने लेफ्ट साइड, तो उस पर लोगो जो है उसका बना होता है उस इंस्टीट्यूशन का। बेल्ट पे लोगो होता है ना, स्कूल की बेल्ट पे लोगो होता है। ऐसे अगर आप कॉलेज का, अगर उनका एक प्रिस्क्राइब्ड अगर एक ड्रेस कोड है, जहाँ पर वो लोग आपको शर्ट देते थे या पैंट देते थे, स्कर्ट्स देते थे, या कोट देते थे, सर्दियों में स्वेटर देते थे, तो उस पर किसी न किसी चीज़ पर उसका लोगो होता होगा। तो वो इंस्टीट्यूशन अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अब ये तो हो गई फॉर्मल बात, थोड़ी सी इनफॉर्मल बात भी करते हैं। इनफॉर्मल बात तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जहाँ पर मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं है। ठीक है, कोई बंदिशें नहीं है और मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाने वाला। लेकिन क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है, कभी कभार इंसान सोशल प्रेशर के चलते, कभी कभार इंसान सोशल प्रेशर के चलते, एक साइकोलॉजी में एक टर्म होती है, वो वैसे जनरली आप इसको समझते होगे, हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करता है। मतलब सब लोग अगर जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, हवा का रुख जिस तरफ है, सारे लोग जिस चीज़ की तरफ हामियां भर रहे हैं, फिर सारे लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पर्सन उसी के साथ बहता चला जाता है। अब इनफॉर्मल तरीके से कैसे, एक पर्सन जो है दुनिया में सड़कों पर निकलते हुए कुछ भी पहन ले, एक लड़की छोटे से छोटे कपड़े पहन के निकल जाए, शॉर्ट्स पहन के निकल जाए, शॉर्ट्स रग्ड हो, अल्ट्रा शॉर्ट स्कर्ट हो, जीन्स हो, सब कुछ चलेगा। एक लड़का बॉक्सर में बाहर निकल जाए रोड पर, सब कुछ चलेगा। लेकिन अब मैं दुनिया में ये लड़का और लड़की बहुत छोटे कपड़े पहनकर, लड़की ने वेस्ट पहनी हुई है, बॉक्सर पहने हुए हैं, लड़की ने एक क्रॉप टॉप डाला हुआ है और एक शॉर्ट्स पहने हुए हैं उसने, जो कि बहुत छोटे हैं। ये दोनों सड़कों पर हैं, लोग इनको घूर रहे हैं, लोग इनको ताड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई इनका कुछ कर नहीं सकता, नो पेनल्टी, बिकॉज दिस इज नॉट स्कूल या फिर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं है। लेकिन अब सोशल प्रेशर से हर्ड मेंटेलिटी कैसे, अगर इनको कोई बोलेगा ये कपड़े पहन के चलो मंदिर चलते हैं, चलो गुरुद्वारे चलते हैं, चलो मस्जिद चलते हैं, एक लड़की जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होगी, एक लड़का जिसके अंदर थोड़ी सी गंभीरता होगी, वो खुद ये बोलेगा अपने दोस्त से या अपने घर वालों से, नहीं अभी मैं प्रॉपर ड्रेस के अंदर नहीं हूँ, ऐसे नहीं जाया जाता ऐसी जगहों पर। क्यों, वहाँ कोई बंदिशें नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पर्सन को डर है वहाँ पुजारी से, मौलवी साहब से, या फिर गुरुद्वारे के किसी अथॉरिटी से पर्सन को फटकार लगेगी, डांट लगेगी, लग भी सकती है, लेकिन मान लो नहीं भी लग रही है पर्सन को। लेकिन इतनी सूझबूझ और समझ है कि मुझे जो है किस वे में बिहेव करना है एक पर्टिकुलर जगह पे, अपने ड्रेस कोड को अपनाते हुए वहाँ मुझे कैसे एंटर करना है, क्या क्या बिहेव करना है, कैसे वो मतलब क्या कहते हैं जाना है। अब कोई एक ओकेशन है, किसी की कोई मतलब मान लो कि पार्टी है, कुछ भी है, तो आप जो है एक डिसेंट कपड़े पहनकर वहाँ पर जाओगे, भले ही पार्टी आपके घर में क्यों ना हो। ठीक है, आपने अगर अपने दोस्तों को इनवाइट कर रखा है, दोस्त जो हैं लड़के लड़कियां बहुत अच्छे बनकर आए हैं,
आप अपने कमरे में बॉक्सर्स पहनकर लेटे हो तो आप बॉक्सर्स पहनकर नहीं निकल जाओगे केक कटवाने अपना, ठीक है? आप भी कपड़े अच्छे से चेंज कर कर आओगे। और अगर पार्टी आपके नाम पर है तो आपके कपड़े उस महफिल में सबसे बेस्ट लगने चाहिए, ठीक है? यू शुड बी द स्टार ऑफ दैट क्राउड। तो अब इस केस में बताओ, पर्सन के ऊपर कोई बंदिशें नहीं थी, पूरी फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी पर्सन ने अपने आप को बांध लिया ना, रिस्ट्रिक्ट कर लिया ना खुद से। अब ये वाली फ्रीडम के ऊपर कर्टेलमेंट और रिस्ट्रिक्शन तो पर्सन खुद से इन्वाइट कर रहा है। बताओ क्या ये बाहर से आ रही है? कोई स्कूल ने कोई फाइन पेनल्टी लगाई है क्या, या कोई फतवा जारी हो गया क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। अब जैसे मतलब मान लो एक छोटी सी बात, लास्ट एग्जांपल, एक पार्क है जिसमें ना, छोटा सा पार्क है, लेडीज ही वॉक करने आती हैं, लड़के ही वॉक करने आती हैं, ठीक है? कुछ मम्मियां अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने आती हैं। तो वो एक पार्क का नॉर्म बन गया कि एक लेडीज पार्क है, यहां पर ज्यादातर औरतें ही दिखती हैं, ठीक है? अब कुछ लोग ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं लड़के, और उन्होंने, भरी गर्मी चल रही है, मई जून जुलाई वाली गर्मी चल रही है, 5:30-6 बज रहे हैं, आप समझ सकते हो कितनी गर्मी होती है पसीने वाली। तो पर्सन जो है वो जो भी टी शर्ट वगैरह कैरी कर कर आया था, जॉगिंग करते करते उसने चौथा पांचवा छठा राउंड लिया और वो पसीने से बिल्कुल बेहाल है। तो पर्सन ने टी शर्ट उतारने के बाद जो अंदर एक प्रॉपर अच्छी सी डिसेंट कंपनी वाली जो कहते हैं वेस्ट पहनी हुई है, उसको पहनकर जो पर्सन है वो ट्रैक पर दौड़ने लगा, ठीक है? अब वहां पर उस पर्सन को जो दौड़ रहा है पर्सन, उसको एक अंकल या एक आंटी ने रोका कि देखो बेटा या भैया, आप हमारी बात सुनो, ये ना लेडीज पार्क है, यहाँ पर ऐसे आपका जॉगिंग करना या ऐसे कपड़े उतारना या फिर अपना एक कपड़ा रिमूव करना, ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी गई है और आपको ये वाली बात समझ में आ सकती है, या फिर आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, दोनों केसेस में दोनों बातें ठीक हैं, ठीक है? लेकिन आपको भी पता है, जहां पर पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी की बात होती है, आप बेटर यही है कि आप चुप्पी साध लो। वो क्यों जरूरी होता है? बिकॉज अगर सोसाइटी में ओपिनियन आपके खिलाफ है ना, तो यू विल बी सोशली बॉयकॉटेड। आपको लोग फिर गलत वे में परसीव करना स्टार्ट करेंगे। अब आप लड़के हो, आप तो मुंह चला लोगे, वहीं पर अगर कोई लड़की है और उससे अगर कोई बोल रहा है कि देखो भले ही लेडीज पार्क है, लेकिन तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर यहां पर मत आया करो, माहौल ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, अच्छी चीज नहीं लगती है, तुम एक बड़ी लड़की हो चुकी हो, इतने छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अगेन दो चीजें, लड़की अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है कि जैसा हम कपड़े पहनना चाहते हैं हमारी चॉइस है, हमें कोई देख रहा है तो उससे बोलो अपनी आंखें फोड़ ले। लेकिन वहीं पर एक लड़की ये भी समझेगी कि अगर अंकल आंटी मेरी मम्मी पापा की उम्र के, दादा दादी की उम्र के मुझे कुछ समझा रहे हैं तो वो मेरे भले के लिए समझा रहे हैं। यस मैं समझ, वो लड़की सोच सकती है इस बात को इस गंभीरता के साथ, यस मैं समझ सकती हूँ कि शहरों में वारदातें होती हैं और मेरा इस प्रकार का कपड़े पहनना ठीक नहीं है, ये मेरी लिबर्टी ज़रूर है लेकिन मेरी सेफ्टी के अगेंस्ट है। कल को कोई वारदात हो गई तो बहुत गलत हो सकता है मेरे साथ, ठीक है? या फिर फालतू में फिर मेरे को कानूनी सहारा लेना पड़े, पुलिस को कॉल करना पड़े, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो लड़की अगर अपने अधिकारों के लिए लड़कर फोर्सफुली आर्ग्यू करते हुए रोज वो ऐसा काम कर रही है, तो सोसाइटी में बॉयकॉट तो छोड़ो, सोसाइटी में ओपिनियन उसके खिलाफ जा सकता है। लोग ऐसी लड़की के कैरेक्टर पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो, मैंने आपको जितनी भी पूरी कहानी इतनी देर से बता रहा हूं ना, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सर्कमस्टांस में इतनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक्चुअली आपको इस चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि कोई भी फ्रीडम, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, उसके कंटेक्स्ट के अंदर मैंने आपको आज का टॉपिक ये पढ़ा रहा हूं कि कपड़े पहनना कितना सही है कितना गलत है, कपड़े उतारना कितना सही है कितना गलत है, कपड़े कम कैरी करना कितना सही कितना गलत है, कपड़े जहां पर आपके लिए बंदिश हो, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वहां पर आपकी मर्जी के अगेंस्ट आपसे कपड़े जो मतलब पहनवाए रखे जा रहे हो, आपको फिर भी फॉलो करना पड़ता है, तो वो कितना सही कितना गलत है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। भारत में आपसे किसी ने नहीं बोला है कि एक लड़की से कि आप अपना चेहरा ढको या घूंघट डालो या हिजाब कैरी करो, लेकिन चेहरा ढकना
ये वाला चेहरा, हाँ, चेहरे को ढके रहने देना और उसको हटाना नहीं, हिजाब को, ठीक है। ये चीज़ आप गल्फ कंट्रीज में, बड़ी सारी कंट्रीज में नहीं कर सकते, लाइक कतार में, लाइक इराक में, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। आप हर वक्त ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। इंडिया में यस इट इज़ एक्सपेक्टेड, इट इज़ अ नॉर्म कि हिंदू परंपरा के अनुसार, सिख परंपरा के अनुसार, एक मस्जिद की परंपरा के अनुसार, एक लड़की अगर पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है, एक लड़का अगर पूजा प्रार्थना अर्चना कर रहा है, तो वो अपने सर पर, लड़का एक रुमाल रख ले, लड़की चुन्नी डाल ले, ठीक है, या कुछ ना कुछ सर अपना ढक ले, क्योंकि ईश्वर के सामने अपना जो सर है वो बालों के साथ अगर दिखाया जाए तो वो एक नॉर्म और कन्वेंशन के अगेंस्ट माना जाता है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, कि हमारा जो सर है वो नंगा नहीं होना चाहिए, वो किसी चीज़ से ढका होना चाहिए। अब आर्ग्यू कर सकते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं इसके लिए लिबर्टी लेने, कितनी सी बातें मुझे निकाल दिया गया, ठीक है। एक इंसान जो है वो कौन से कपड़े पहन के पैदा होता है। शमशान घाट में भी जो लकड़ियों पे लेटाने से पहले इंसान के पूरे कपड़े खींच लिए जाते हैं, तो पर्सन नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है। कुछ भी बोला जा सकता है कोर्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट हो सकता है इसके फेवर में ही जजमेंट देते, लेकिन कोर्ट हमेशा सोसाइटी में वेव किस तरफ है, एक इसको बैलेंस करते हुए जजमेंट देता है हमेशा कोर्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, देश में नॉर्म्स कन्वेंशंस क्या हैं, एक इस चीज़ को बैलेंस करते हुए, और तीसरी चीज़, सोसाइटी में लोग कितने मॉडर्न हैं और आज के ज़माने और दायरे के हिसाब से लोगों, आज के ज़माने और वक्त के हिसाब से लोगों के अधिकारों के दायरे कितने बदल गए हैं। लाइक जैसा कि मैं आपको हमेशा कॉमन एग्जांपल देता रहता हूँ, शनि शिंगणापुर, हाजी अली दरगाह, सबरीमाला, इन मंदिरों में अगर इन मंदिरों और मस्जिदों में अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को देनी होती 1950-1960 के दशक में, तो कोर्ट प्रोएक्टिव डिसीजन नहीं देता, लेकिन कोर्ट ने प्रोएक्टिव डिसीजन दिया कि इक्वालिटी जो है वो सबसे ऊपर है, रिलीजियस नॉर्म से भी ज़्यादा ऊपर है। एक औरत को सिर्फ इस बेसिस पर डिनाई करना एंट्री इनटू सेक्रेड प्रेमाइसेस कि वो मेंस्ट्रुअल एज की विमेन है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो औरत इससे ना ही अपवित्र हो रही है, ना ही वो जानबूझकर इस चीज़ को इन्वाइट कर रही है, वो लेडी, वो लड़की, वो औरत, ये एक प्राकृतिक रूप से नॉर्मल चीज़ है। कोर्ट ने एक हायर थिंकिंग, एक मॉडर्न मतलब इसको क्या कहेंगे, मॉडर्न आउटलुक की थिंकिंग को यहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, राइट टू इक्वालिटी के राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अंडर आर्टिकल 14, और फिर टेम्पल एंट्री प्रेमाइस, मतलब ये जो सेक्रेट प्लेसेस है उसके प्रेमाइसेस में एंट्री देने के लिए, ओके। उसके बाद अगला सवाल ये उठता है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज दीज कंस्ट्रेंट्स, किसके पास अथॉरिटी इस तरह के कंस्ट्रेंट्स को इम्पोज करने की, ठीक है, कि आप क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे। अगेन मैंने क्या बोला आपको, इसका कोई एक आंसर नहीं है। अगर आप स्कूल में हो तो आपके प्रिंसिपल, आपका डायरेक्टर ये डिसाइड करेगा। कॉलेज में हो तो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ पर चांसलर, वाइस चांसलर वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऑफिस में हो तो ऑफिस का जो ये जो बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि देखो आप पहन सकते हो अपनी मर्जी से कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन वहाँ पर भी आपको एक दायरे के अंदर रहकर ही जो है वो कपड़े पहनने हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कपड़ों का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो शुड रिलीजियस लीडर्स भी गिवन द अथॉरिटी टू इशू डिक्रीज ऑन ड्रेस, कि जैसे सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी हो गया, तो वो मौलवी साहब होते कौन है फतवा जारी करने वाले, क्या वो ईश्वर हैं, क्या वो भगवान है, क्या अल्लाह ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ सिर्फ ड्रेस कोड के ऊपर एक फतवा जारी कर दो कि वो ऐसे ऐसा नहीं कर सकती, या पाकिस्तान की मर्यादा को उसने भंग कर रखा है, या सोशली बॉयकॉट इससे करो। अगला सवाल, कैन द स्टेट डिसाइड वॉट वन शुड वियर, क्या आपका नेशन स्टेट सरकार जो है वो डिसाइड कर सकती है कि आप क्या पहनोगे, ठीक है। शुड द आईसीसी सेट डाउन रूल्स ऑफ वॉट टू वियर व्हेन प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखो,
जब आप कहो कि स्टेट डिसाइड कर सकती है क्या, तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन क्या आईसीसी जो है वो डिसाइड कर सकता है क्या कि आप जो क्रिकेटर्स हैं उनको क्या पहनना है? जी, आप कहोगे यस। तो आपका आंसर भी सिचुएशन और कंटेक्स्ट के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि जो मैच है वो तो कुछ घंटों का है, एक दिन का मैच है। या अगर टेस्ट मैच है तो चलो 3 से 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए चल रहा है, वो 5 दिन के लिए चल रहा है। लेकिन वो 24 घंटे तो नहीं है उस कपड़ों में, वो कपड़े वो चेंज भी करेंगे जब रूम पर आएंगे जो प्लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट अगर इम्पोज कर देगा तो क्या पता है जिंदगी भर के लिए सरदर्दी बनकर रह जाए। इज द इम्पोजिशन एक्सेसिव? does it diminish does it diminish the many ways people have of expressing themselves? इस तरह की जो इम्पोजिशन जो लगती है कि हद से ज़्यादा है, क्या लोग जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इस प्रकार की बंदिशें क्या लोगों की फ्रीडम को डिमिनिश करती हैं क्या? वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेप्टिंग द इम्पोजिशंस? ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन इम्पोजिशंस को एक्सेप्ट करने के लिए? ठीक है, विल द सोसाइटी बिकम इक्वल अगर हर किसी की ड्रेस सेम हो, जैसे मॉइस्ट रिजीम के अंदर चाइना में हुआ था, ड्रेस माओ सूट्स, ठीक है। और आर विमेन बीइंग डिनाइड द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इफ दे कैनॉट वेयर क्लोथ्स दैट वुड हेल्प देम टू कम्पीट इफेक्टिवली? अगर औरतें कंफर्टेबल ही नहीं है उन कपड़ों में, ठीक है, तो वो जो है कैसे इफेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं उस स्पोर्ट्स में? विल द गेम बी अफेक्टेड इफ क्रिकेटर्स वेयर कलर्ड क्लोथ्स? कैसे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या कि जिस तरीके से जो लड़के लड़कियां अगर वो मैदानों में खेलते हैं, शाम को जब वो पार जाते हैं खेलने, तो जैसे वो कंफर्टेबल रोज़ कपड़े पहनते हैं, अपना लोअर डाल लेना या नॉर्मल टी शर्ट डाल लेना, अगर वो ये पहनकर आ जाएं जहाँ पर उनको पूरी दुनिया देख रही है उस फील्ड में, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, रेदर देन ऐसी ड्रेस उनको पहनवाना जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है? अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो वन ऑफ द इश्यूज दैट इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि जहां पर कम से कम जो है नॉन इंटरफेरेंस हो, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, इसने कंसेप्ट दिया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ रीजन सेट आउट करे थे कि क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तभी आपसे ये बोला जा रहा है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी प्रकार की यहां पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, हो भी तो वो बहुत कम हो, हद से ज्यादा हो, हद से ज्यादा कम हो। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कई लोग डिमांड करते हैं कि इस पर्टिकुलर बुक को बैन कर दो। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लाइक नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को जो मारा था, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई थी, 3 गोलियां लगी थी गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो नाथूराम गोडसे ने जो कोर्ट में अपनी जजमेंट्स और आर्ग्यूमेंट जो पेश करी थी, उनको पब्लिकली बाहर सामने आने से कोर्ट ने बहुत टाइम तक, आई थिंक बॉम्बे हाई कोर्ट था, उसने बहुत टाइम तक होल्ड करके रखा, बाहर नहीं आने दिया। लेकिन बाद में जब वो जजमेंट जो है वो सामने आती हैं और नाथूराम गोडसे के ओपिनियन सामने आते हैं, तो फटाफट उसके लिए बुक पब्लिश हो जाती है जो कि अभी तक पेंडिंग थी, या फिर जो जजमेंट्स हैं उसको चोरी छुपे लोग जो है लोग पढ़ते थे और वो मराठी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल थी। और मैं आपको उसके बारे में शायद से बुक दिखा भी चुका हूँ, वाई आई किल्ड गांधी। ये कोई बुक ऐसी नहीं है कि नाथूराम गोडसे ने लिखी है, ये नाथूराम गोडसे के कोर्ट में दिए गई दलीलें थी, आर्गुमेंट्स थी उनकी, जिसको बाद में कंपाइल कर एक बुक बनाया गया, वाई आई किल्ड गांधी। अच्छी बुक है, कभी पढ़ना। मतलब नाथूराम गोडसे के विचार आपको समझ में आएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही था कौन गलत था। अगर हम एक लॉजिकल वे में बात करें, हर एक पर्सन जो कि ज्ञानी नहीं है वो यही कहेगा नाथूराम गोडसे तो एक बुरा आदमी था और गांधी जी के ऊपर उसने गोली चलाई, गांधी जी तो अहिंसा नॉन वायलेंस को वो फॉलो करते थे। लेकिन जो पर्सन एक्चुअली क्या होता है, आपको मर्डर के केस में तभी अरेस्ट करा जा सकता है कानूनी दायरे से, प्राची आप जानते होंगे, अगर आपके खिलाफ कम से कम एक चश्मदीद गवाह हो, तो जरूरी होता है।
अगर उस स्पॉट पे कोई था ही नहीं तो ये प्रूफ कैसे करोगे कि मर्डर आपने करा है? कुछ सीसीटीवी फुटेज हो, कोई आपके खिलाफ जो है गवाही दे, तब तो जाकर माना भी जाएगा। नाथूराम गोडसे ने जैसी गोली चलाई थी ना, पूरा क्राउड डिस्पर्स हो गया था। एक सिंगल पर्सन नहीं मिला था पुलिस को, प्रशासन को, कि जो नाथूराम गोडसे के खिलाफ गवाही दे। नाथूराम गोडसे ने उसी वक्त अपने आप को सरेंडर करा था पुलिस के आगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग एम के गांधी, मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। अगर ये पर्सन चाहता तो भाग सकता था, और इतिहास में हम इस सवाल को सवाल ही रखते कि गांधी जी के ऊपर किसने गोली चलाई। तो ये किताब वाई आई किल्ड गांधी नहीं होती, हु किल्ड गांधी होती। बड़े सारे फिर हम हिस्ट्री में नए पर्सपेक्टिव पढ़ते कि शायद से कुछ रेडिकल्स होंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होंगे जो होंगे, लेकिन नाथूराम गोडसे को आप अगर इस किताब के थ्रू जानोगे, जो कि कई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं उनके क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग या पॉलिटिकल टेररिज्म वाली जो थिंकिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट वाली थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच विचारधारा से आते थे। लेकिन नाथूराम गोडसे ने कुछ अलग ही बातें बताई कि गांधी जी के ऊपर गोली चलाने के लिए वो क्यों मजबूर हो गए, जबकि वो गांधी जी की बड़ी इज्जत करते थे। ठीक है, हाँ वो यहां पर दिखा रहा है ये वाली। ये कब आई ये मूवी है? अच्छा, 14 फरवरी 2022। ओके, देखिए आपने ये? अच्छा, नाथूराम वैसे तो बड़े सारे उन्होंने आर्गुमेंट्स पेश करी थी। मैं एक छोटी सी आर्गुमेंट आपको बता देता हूँ। नाथूराम गोडसे का ये कहना था कि गांधी जी जो हैं वो लॉजिकली और रेशनली काम लेते नहीं हैं, और वो सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं। जब हमारा देश इतनी भुखमरी की हालत में आज़ाद हो रहा है, लोगों के जीवन में त्राही त्राही मची हुई है, लोगों को पता भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से भारत में अभी खड़े हुए हैं कि वो पाकिस्तान में खड़े हुए हैं। उनके घर परिवार, कोठियां, ज़मीनें, गाय भैंस भेड़ बकरियां, जो लोग पाकिस्तान में थे उनकी भारत छूट गई, जो भारत में थे उनकी पाकिस्तान छूट गई। तो वो करे तो क्या करे? बना बनाया एम्पायर, रहन सहन, रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे, कितना अत्याचार होना, कितना मर्डर होना, रेप होना, ये सब लोगों ने देखा। और जब तुम टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे, इतने ज्यादा तुम उसके लिए अगेंस्ट थे, टू नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम लीग है वो गलत बोल रही है कि इंडिया जो है वो दो नेशंस में डिवाइडेड है, इंडिया शुड बी लैंड ऑफ हिंदूज एंड पाकिस्तान शुड बी लैंड फॉर मुस्लिम्स। जब तुम इन सारी बातों से वाकिफ नहीं रखते थे, तो पाकिस्तान बनते ही लाखों रुपए जो हैं तुमने पाकिस्तान को क्यों दे दिए कि वो अपनी नेशन स्टेट खुद की बना सके, जबकि इस देश में थी कंगाली छाई हुई थी, और तुमने किसी की भी नहीं सुनी, किसी से भी नहीं पूछा, अपनी अपनी हर बार इतनी क्यों चलाते हो? तो गांधी को ये जवाब गोली से देना चाहते थे। ये एक ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपको बताया। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है नाथूराम गोडसे का। ठीक है, अब जैसे क्या है देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हिटलर है, जैसे उस दिन हरनीत को भी मैं ऑडियो भेज रहा था, आपने सुना कभी, कल परसों की बात है। हिटलर नहीं, मैं निर्भय को भेज रहा था आई थिंक, है ना, कि वो कार्डिनल ट्रेड मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने हिटलर के बारे में बताया था। देखो, हिटलर को गलत बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक हाइप है। हाइप के चक्कर में हर्ड मेंटेलिटी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि वो कुछ भी मान लेती है। ठीक है, अब जैसे पूरी दुनिया से आप पूछोगे तो वो कहेंगे जो 3 किसान बिल आए थे वो ब्लैक एक्ट थे। अभी मैं पूछूं तो आपका चूहे जैसा मुंह बन जाएगा कि क्या थे, बताना जरा उसके अंदर क्या सरकार के इंटेंशन थे। आपको पता है कि क्या होने वाला था? वो नहीं पता, मैं वो इतना पता कि खराब थे। तो क्यों खराब थे वो नहीं पता, बस खराब थे, बेकार थे। किसान सड़कों पर आ गए, क्यों आ गए सड़कों पर वो नहीं पता। तो क्या है, हिंदुस्तान में आदमी ना बात कम जानता है, रिएक्ट ज्यादा करता है हर्ड मेंटेलिटी के साथ। ज्ञानी नहीं है हिंदुस्तान का आदमी। वो ना बस जहां भीड़ चल रही होती है उसके पीछे पीछे चल पड़ता है कि कुछ तो यहाँ पर होगा यार, यहाँ पर इतने सारे लोग अगर इन्वॉल्व है तो पागल तो नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे हिटलर की बात अगर आप करो, हिटलर की हाइप क्या है कि हिटलर गलत पर्सन था, हिटलर बहुत अत्याचारी था, वो था। हिटलर के अंदर लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर देखोगे ना, तो उसके अंदर एक आक्रोश था, एक गुस्सा था जो कि भरा हुआ था। कि वो आपको लगता है, आप कहानी क्योंकि वहीं से पढ़ते हो ना कि उसने ज्यूस को मारना शुरू हुआ,
लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि ज्यूस भी एक टाइम पर कितने अत्याचारी थे नाजीज के लिए, कितने अत्याचार करते थे। इतनी बुरी तरीके से मौत दी गई थी हिटलर के मम्मी पापा को। तो हिटलर जो है, आप उसको पूरी तरीके से गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि मैन जो, मतलब मैन या विमेन कोई भी हो, पर्सन हमेशा अपने सरकमस्टांसेस का प्रोडक्ट होता है हमेशा। अगर मेरे पिताजी मेरी मम्मी को मारते हैं ना, ठीक है, और ये चीज अगर मैं बचपन से देख रहा हूं ना, तो मेरे अंदर ना औरतों की प्रोटेक्शन के लिए इतनी आवाज होगी ना, इतनी बुलंदगी होगी कि किसी भी औरत के खिलाफ अगर मैं कुछ अत्याचार होते हुए देखूंगा ना, भले ही वो उसका हस्बैंड क्यों ना उसके ऊपर ऊंची आवाज उठा रहा हो, तो मैं उसको विधवा बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये क्योंकि गुस्सा भरा होगा मेरे अंदर। अगर मैंने, मतलब मैंने ये देखा है कि मेरे मम्मी पापा ने डाइवोर्स लेकर अलग हो गए और कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं बड़ा होता, ये साइकोलॉजी कहती है सब बातें, कि पर्सन के साथ बचपन में जो होता है वो बड़े होकर वैसी रिएक्शन वो करता है। जिसके मम्मी पापा बचपन से एक दूसरे से प्यार नहीं करते और अलग हो गए थे, और बच्चा कभी मम्मी कभी पापा के पास वो रहता है, ऐसा पर्सन ना चाहते हुए भी दो चीजें कर सकता है। या तो वो इतना लॉयल होगा क्योंकि वो प्यार का भूखा होगा, कि जिसके साथ भी वो एक बार कमिटमेंट कर देगा ना, कभी उसको चीट नहीं करेगा। या तो वो हर रिश्ते में गद्दारी करेगा, हर किसी के, आप उसके लिए प्राण दे देना फिर भी वो आपके साथ गद्दारी कर जाएगा। तो मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस। लेकिन वहीं पर आप हिटलर को अगर आप गलत परस्पेक्टिव से देखना चाहते हो कि चलो जूस को वो मारा था वो मारा था, लेकिन फिर एक तो मम्मी पापा वाला मैंने आपको एंगल बताया, उस गुस्से को देखो, उसके प्यार ने कैसे शांत करा। जिस बंदी से वो प्यार करता था वो ज्यू थी, उसने पूरी दुनिया की ज्यूस को जीते जी मिटाया, जर्मनी से खदेड़ खदेड़ कर बाहर फेंका। इसराइल पैलेस्टीन के वॉर के जो आज जो चलते हैं वो हिटलर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो ज्यूस भाग भाग कर दुनिया के कोनों में गए, उसमें से वो इसराइल पैलेस्टीन की धरती पर भी गए थे, जो आज के समय में इसराइल है, ठीक है, वहां पर वो जो पैलेस्टीन है वहां पर भी वो गए भागकर, और इसराइल जैसा देश बनाना और ये बनाना। भारत के अंदर वो आए तो उनको पारसीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो जो उसकी जो बंदी थी वो ज्यू थी। आज तक उसने अपनी बंदी को चांटा तक नहीं मारा था। लास्ट के टाइम पर जब वो उसके साथ बंधा होता है और जब उसको पता होता है उसकी मौत के आखिरी पल आ गए, तब भी वो उसके हाथ में गोली देने के बाद उसको किस करते हुए बोलता है हिटलर कि देखो, मैं किसी जीव के हाथों नहीं मरना था चाहता, तो सॉरी, मुझे तुम्हें पहले गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में मैंने प्रण लिया था मैं जीव के हाथों तो नहीं मरूंगा। और उसको गोली मारने के बाद अपने आप को गोली मार लेता है। गोली मारने के बाद काफी देर तक रोता है। उसने मीन कैंप, जो उसका लास्ट लेटर जो रिकवर हुआ था, हिटलर की बुक का नाम, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी क्रॉस चेक, मीन कैंप, ऐसी कोई बुक, ये जर्मन वर्ड होता है, एक बार क्रॉस चेक करने दो मुझे। हाँ यही है, मीन कैंप। लास्ट, ये कोई बुक हिटलर की द्वारा लिखी गई नहीं, उसके मतलब अलग अलग जो जगह से जो चीजें रिकवर हुई हैं वो है। हिटलर लेकिन अपना डर भी नहीं बताना चाहता था। जब आप अपना डर रिवील कर देते हो, अपनी कमजोरी रिवील कर देते हो, तो सामने वाला अगर आपकी वो कमजोरी पकड़ लेगा तो वो ज्यादा हावी हो जाएगा आपके ऊपर। जैसे हिटलर कभी जीते जी किसी को रिवील नहीं करता कि उसके पास सिर्फ एक ही टेस्टिकल था। मर्द की जो उसके पास जो असली क्षमता थी वो इतनी नहीं थी। दूसरी चीज, वो कभी भी किसी को रिवील नहीं करता कि उसको वो एलुराफोबिया से सफर करता था। बिल्ली को देखते ही वो पैंट में सूसू कर लेता था। उसने किसी को नहीं बताई ये वाली बात, इतना डर लगता था उससे, वो उसको होल्ड करके रखता था, लेकिन अपना टेंशन कहीं और ले जाता था अगर बिल्ली की तरफ देख भी रहा है तो। और मोस्ट लकीस्ट पर्सन माना जाता है हिस्ट्री के अंदर, मोस्ट लकीस्ट पर्सन, और इसके पास सेकंड लकीस्ट पर्सन माना जाता है व्लादिमीर पुतिन। हिटलर को गिनती के 101 बार मारने की कोशिश करी गई अलग अलग हथकंडों से, कभी दूध में जहर मिलाकर, कभी खाने में कुछ मिलाकर, कभी बम से उड़ाकर। हिटलर हर बार मौत से बचा है, और एंड में भी उसने अपनी मौत खुद ही, मतलब खुद ही ली अपनी उसने जान, उसकी जान किसी और ने नहीं ली। इतिहास में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे लकीस्ट पर्सन आज तक जो माना जाता है वो हिटलर माना जाता है। 101 बार मारने की उसे कोशिश करी गई थी, हर बार बच के निकला है वो, जाने अनजाने में भी। जैसे एक बार
दूध मिला दिया गया, उसके ये जहर, उसके दूध में जहर मिला दिया गया, जहर बहुत खतरनाक था। तो उसने देखा एक कुत्ता जो है वो भूखा बैठा हुआ है, और हिटलर बहुत भूखा था उस टाइम पर, कुछ ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स टाइप कुछ खाने के लिए बैठा होता, तो उसने दूध डलवाया था कटोरे के अंदर। तो उसने देखा एक कुत्ता बहुत मतलब बिलबिला रहा है मतलब भूख से, उसने अपना दूध दे दिया। जैसे ही कुत्ते ने उसको चाटा, कुत्ता मर गया। वो इतना था कि उसकी एक बूंद अगर हिटलर जबान पे रख लेता तो हिटलर को पहले झाग निकलता उसके मुंह से, और हिटलर की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती। ऐसे एक बार क्या हुआ, हिटलर को एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, कोई मीटिंग से एकदम से उठाता है कि एक आपसे बात करनी है, कि आपकी ओपिनियन चाहिए, राय चाहिए। हिटलर जैसे उठ के जाता है, 7-8 सेकंड ही हुए थे, इतनी जोर की बॉम्ब फटता है उसकी टेबल पर, जितने उसके जनरल्स बैठे हुए थे सारे के सारे मर गए, सिर्फ हिटलर बच जाता उसमें। तो एट वेरियस टाइम्स देयर हैव बीन डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेस, ठीक है, फिल्म्स। अब जैसे फिल्म्स का क्या गया, तो टोटल बैन लगता है, या तो सेंसरशिप लगती है ना, वो इनवाइट होता है। एकेडमिक आर्टिकल्स, ये पब्लिश नहीं होने चाहिए, जनता के अंदर आक्रोश आ सकता है, जनता भड़क सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम सोसाइटी डिमांड करती है कि इन सबको बैन कर दो, बुक्स को, प्लेस को, फिल्म्स को, एकेडमिक आर्टिकल्स को, इन रिसर्च जर्नल्स। अब देखो, ध्यान से समझना, ये जीएस मिल के कंसेप्ट हम सारे पढ़ रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन सो फार विच सीज फ्रीडम एज द मेकिंग ऑफ चॉइसेस, वेयर अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जहां पर हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि कंस्टेंट्स अगर होने चाहिए तो जस्टिफिएबल कंस्टेंट्स होने चाहिए, बट दीज हैव टू बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंट मॉरल आर्ग्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को हटाकर आप कंस्टेंट्स के अंदर, दायरे के अंदर बांध रहे हो, और फिर जो है आप ये कह रहे हो कि ये तो लिमिटेड, हमने कंस्टेंट्स लगा रखे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्योंकि एक फंडामेंटल वैल्यू है, एंड इसके लिए सोसाइटी को कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस तो सहन करनी पड़ेगी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी, सोसाइटी में टॉलरेंस जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मैंने आपको सऊदी अरेबिया की एक लड़की के बारे में बताया था जिसने मॉल में अपना फेस रिवील करते हुए फोटो डाल दी थी। सऊदी अरेबिया में चॉप चॉप स्क्वायर एक है, उस लड़की के कम से कम 117 टुकड़े कर दिए गए थे और चीड़ कौओं को खिला दिया गया था। इंडिया के अंदर कभी आपने ऐसा कुछ केस सुना है कि अगर एक लड़की जो है बड़े रिवीलिंग कपड़ों में अगर फोटो डाल दे, चेहरा दिखाना तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसका, ठीक है। तो कोई आकर ऐसे उसकी और ये तो देखो किसी पर्सन ने नहीं करा था वो वाला काम, वहां की स्टेट मशीनरी ने करा था, पुलिस पकड़ कर ले गई थी उसको, जैसे उसने फेसबुक के ऊपर फोटो अपलोड करी थी अपनी। यूएई कंट्रीज में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, आप दुबई घूम रहे हो, कतर, यूएई, अबू धाबी, यहां पर बहुत अच्छे से आपको समझाया जाता है, गैर लड़की को फालतू में टच मत करना, यहां पर उसके कंधे पे हाथ मत रखना, 100 कोड़े पड़ेंगे लोहे के पीठ पर। दूसरी बार अगर वो गलती करोगे, जिस हाथ से उसको टच करा होगा वो हाथ काट दिया जाएगा, और वो भी पब्लिकली ऐसा होगा, जनता को बुलाकर, ताकि जनता में ये डर फैलाया जा सके। इसलिए आपको चेतावनी देकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं कि ये तुम्हारा इंडिया नहीं है जहां पर तुम जिस मर्जी के साथ ही हुआ कर लोगे, हंसी मजाक कर लोगे, किसी को भी छेड़ दोगे, किसी के साथ भी कुछ भी प्रैंक कर लोगे। यहां पर शरिया लॉ चलता है, उसके अंतर्गत देखा नहीं जाएगा कि तुम कतर के हो, तुम ईरान के हो, कि तुम इंडिया के हो। तुमने इस लैंड में खड़े होकर इस लॉ ऑफ द लैंड को क्या कहते हैं, वॉयलेट करने की कोशिश करी है, इसी लॉ ऑफ द लैंड के प्रोविजंस के अंतर्गत तुम्हें सजा मिलेगी। अभी जैसे मोदी जी ने थैंक यू बोला था, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, ईरान या इराक थी, वहाँ पर, या पता नहीं कतर थी, कुछ इंडियंस को फांसी होने वाली थी वहाँ पर। तो इंडियन एम्बेसी ने बात करी थी वहाँ पर कि ऐसा मत करो, उनको नहीं पता था हमारे हिंदुस्तान में कल्चर ऐसा अलाउ करता है, हंसी मजाक में उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, प्लीज़ फांसी की सज़ा तो मत दो उनको। उसने फिर पीएम मोदी ने बात करी उधर के प्रीमियर से, और उसने फिर फांसी की सज़ा मतलब जो मिली थी इंडियंस को हटवा दी बोलकर। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू,
and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from the people who want to restrict it. एक पॉलिटिकल फिलोसफर था बड़ा फेमस, वोल्टायर. वोल्टायर की स्टेटमेंट है, आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से. मैं हो सकता है कि तुम्हारी बात से वाकिफ ना रखूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के हक को मैं आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूंगा. आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट. मैं हो सकता है तुम्हारी बात से एग्री ना करूं, लेकिन तुम जो मुझसे बोलना चाहते हो, तुम्हारे इस बोलने के अधिकार को आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूंगा. तो हाउ डीपली आर वी कमिटेड टू दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? ये है असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके लिए एक बात बताओ, पर्सन जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे इस अधिकार को डिफेंड करूंगा मरते दम तक, आखिरी सांस तक. हो सकता है तुम जो मुझे बात बता दो मैं उससे डिसअप्रूव जरूर करूं. ये टॉलरेंस ही तो है कि और क्या है. अब जैसे एक एनेक्डोट आपको बताता हूं, मतलब ये कोई वो नहीं है, स्टोरी मेकिंग नहीं है, रियल की चीज है. एक फिल्म निर्माता थी कुछ साल पहले, दीपा मेहता. पिक्चरें बनाती थी, मूवीज बनाती थी. ये ना एक पिक्चर बनाना चाहती थी वाराणसी यूपी में विधवाओं की कंडीशंस के ऊपर, कि वहां पर विधवाओं की जिंदगी कैसी रहती है. ठीक है. तो इट सॉट टू एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ विडोज. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ इलाहाबाद में कुछ कट्टर लोगों के द्वारा, जिसने ये बोला था दीपा मेहता को, ये हमारे भारत को एक बहुत ही गलत वे में दिखाएगा इंटरनेशनली अगर आपकी मूवी बड़ी हिट हो गई, या फिर ऑस्कर के लिए अगर नॉमिनेट हुई तो. ठीक है, अगर फॉरेन ऑडियंस तक अगर ये पहुंची. अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज अपने घर में अगर गलत हो रही है, यानी कि हमारे देश में अगर जो गलत हो रही है, लोगों को यह पता है यहां पर कि गलत हो रहा है, लेकिन वो उसकी गलत छवि को बाहर पोर्ट्रे नहीं करवाना देना चाहते, तो आप एक बात बताओ, ये तो फिर वही चीज हो गई ना कि गलती को कंटिन्यू करने के लिए एक फोर्स मिल रही है पीछे से, हाँ या ना. आप उस गलती को या जो भी गलत चीज हो रही है आप उसको रिमूव नहीं कर रहे हो. आपको टेंशन ये है कि हमारी छवि जो है वो बेकार हो जाएगी. यानी कि घर से किसी के लड़ने की आवाज आ रही है मियां बीवी की, और बाहर जाके तू तू मैं चल रही है उनकी, तो वो पत्नी अपने पति को या पति अपने पत्नी को अंदर बुलाकर ला रहा है कि बाहर अपनी औकात मत दिखा, सड़क पर जाकर वहां नाम मत उछाल, अंदर लड़ते हैं बैठकर. मतलब बात सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए. तो दे रिफ्यूज टू अलाउ इट टू बी मेड, एंड एज अ रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन वाराणसी. फिर ये कहीं और बनाई गई दीपा मेहता के द्वारा. ऐसी एक बुक है रामायण रीटोल्ड बाय ऑब्रे मेनन एंड द सैटेनिक वर्सेस बाय सलमान रुश्दी. सलमान रुश्दी आपको पता है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल राइटर है. सुना आपने इसके बारे में? इसको डेथ थ्रेट्स मिलते रहे पूरे जीवन. अभी जिंदा है कि शायद मर गया? जिंदा है. कॉलेज में काफी पढ़ा है मैंने इसके बारे में, मतलब इसकी बड़ी सारी इंग्लिश जो बुक होती थी, हाँ हाँ, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज और वो सब इनकी, उसकी बड़ी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि बहुत सब चीजें होती हैं. और इस सोसाइटी में जो भी टैबूज होते हैं ना, मतलब ये ना लोगों की अपनी राइटिंग से लोगों, जो कट्टरवादी लोग होते हैं उनकी भावनाओं को छेड़ देता है, ऐसा कहा जाता है, उनको प्रवोक करता है ये. सलमान रुश्दी कौन सी कंट्री से है ये? है ना, बहुत सारी कंट्री से इसको देश निकाला मिल रखा है. हाँ, इंडियन ब्रिटिश नोवेलिस्ट. एक आंख चली गई क्या? His work often combines magic realism with historical fiction and primarily deals with connections, disruptions, and migrations between Eastern and Western civilizations, typically set on Indian subcontinent. अच्छा, 76 ईयर का हो गया है. He was born on 19 June 1947. ये बीवी है. जफर रुश्दी.
ठीक है, तो they were banned after a protest from some section of the society. The film Last Temptations of Christ and the play मी नाथुराम बोलते, ठीक है, ये किसके ऊपर है? नाथुराम गोडसे, ठीक है. दे वर बैंड आफ्टर द प्रोटेस्ट. यानी कि एक, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सोसाइटी ने अगर इसको बंद करवाया तो आपको इससे एक चीज देखने को नहीं मिल रही है कि समाज में जो लोग चीजें पब्लिश नहीं होने देना चाहेंगे, जो नहीं पोर्ट्रे होने देना चाहेंगे, समाज में सामाजिक प्रेशर इतना हो सकता है कि वो एक पर्सन के इंडिविजुअल राइट को, इंडिविजुअल फ्रीडम को रोक ले, कि वो पर्सन उसको कंप्लीट तरीके से एंजॉय ना कर सके, भले ही कानून उसको अलाउ करता हो. राइट? इसलिए कहते हैं कि हमारे जो राइट्स होते हैं और जो फ्रीडम है वो सी सॉ की एक साइड है और दूसरी साइड है सोसाइटल नॉर्म्स. हमें इनके बीच में बैलेंस करना आना चाहिए. आप क्योंकि हर बार अपने राइट के लिए ये नहीं लड़ सकते, आपको सोसाइटल नॉर्म्स भी जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. अदरवाइज आप बॉयकॉट होगे और आप हमेशा जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ते ही रह जाओगे. समाज में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. मैं आपको एक बात बताता हूं, रियल बात बताता हूं. जापान की जो प्रीमियर है शिंजो आबे, जब वो भारत की यात्रा पर आए थे बुलेट ट्रेन के बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए, हमने उनको इनवाइट करा था कुछ साल पहले, तो शिंजो आबे ही आए थे ना. कौन आया था जापान से मोदी जी के साथ? जो वो थे मोदी एंड हाँ, शिंजो आबे ही आए थे. ठीक है, तो ये जापान के प्रीमियर है. जब ये भारत की यात्रा पर आए तो मोदी इनको वाराणसी ले गए, गंगा घाट ले गए, गंगा आरती दिखवाई और बुलाया था बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए. तो जाते जाते शिंजो आबे का ये कहना था कि तुम इंडियंस जो है करोगे क्या बुलेट ट्रेन का? 2 घंटे तो तुम लोग रोज पूजा पाठ में ही वेस्ट कर देते हो. आप मुझे क्या बताओ, शिंजो आबे तो ये बोल्डी बात या हंसी मजाक में लाइटली चलो जो भी मर्जी था ये बोलकर चले गए. हम हिंदुस्तानी इस बात को कितना मजाक में लेंगे और कितना सीरियसली लेंगे बताओ? हम इसकी बात को मान लें, शिंजो आबे की बात को, कि पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, लेट्स फोकस ओनली ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर हम सारे वो काम करें? हम लोग क्या मानते हैं आज भी? भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. अपना सारा टैलेंट, पैसा, जिस भी चीज के ऊपर अपन प्राउड फील करते हैं, धरा का धरा रह जाएगा अगर ईश्वर हमसे रुख अपना मोड़ ले. बिल्कुल. एक बात बताओ, हिंदुस्तान में नॉर्म है ना, रिलीजियस नॉर्म. बताओ, आपके घर के बाहर भगवान करे आपकी इतनी हैसियत हो कि रोज एक फरारी आकर खड़ी हो, लेकिन फिर भी एक कर्तव्य तो अपन लोग निभाते हैं ना, नारियल फोड़ने का, अगरबत्ती धूप दीपक जलाने का, और मम्मी या घर की लेडी को बुलाया जाता है उसके ऊपर तिलक या फिर रोशना करने के लिए, स्वास्तिक बनाने के लिए. हाँ या ना? आप ये कहोगे उस टाइम पर जब आप पूजा करवाते हो, गाड़ी लेकर आए हो, और नहीं नहीं मेरी तो 3 करोड़ की गाड़ी है, इसके ऊपर सिंदूर और चावल लग जाएंगे तो इसका बोनट खराब हो जाएगा, इसकी टैंकी गंदी दिखेगी, बोलते हैं हम लोग. या माता की चुनरी मुझे नहीं बांधनी है, इसका शीशा जो है इसकी लुक बिगड़ जाएगी. नहीं ना? है ना? हम लोग बल्कि मानते हैं कि अगर ये हो गया तो ज्यादा बेटर है. वरना क्योंकि मयूर, जिसने अगर ऐसा नहीं करवाया होगा और किसी के साथ कुछ कर्मकांड हो जाएगा तो जीते जी वो गली मोहल्ला उसी की बातें करता रहेगा, है ना, कि देखो उन्होंने पूजा नहीं करवाई थी, मर गया ना उनका बेटा, है ना. गाड़ी लेकर आया था फ्लाईओवर से कूद गई गाड़ी. अब देखो क्या है बैनिंग के साथ, लेकिन एक दिक्कत है. जीएस मिल बोलता है, जीएस मिल का ये बोलना है कि बैन करना बहुत आसान होता है. बैनिंग एक बहुत इजी सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इमीडिएट डिमांड को तो मीट कर देता है कि सोसाइटी में लोग इस चीज को गलत देख रहे हैं, गलत वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं. लेकिन इट इज हार्मफुल फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम इन अ सोसाइटी. बिकॉज एक बार अगर अपना नेशन स्टेट, गवर्नमेंट
समाज के लोग अगर हर चीज को बैन करने की एक बार अगर आदत बना ले, मतलब एक बार अगर इसका बैन करने को शुरू कर दे, तो देन वन डेवलप्स अ हैबिट ऑफ बैनिंग, फिर वो आदत बन जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है, राइटर हमसे पूछ रहे हैं, कि हम किसी चीज को कभी बैन ही ना करें? बैन करना चाहिए। जैसे हम फिल्म्स को जो है बैन तो नहीं, लेकिन उसके कुछ सीन्स जो हैं उसमें सेंसरशिप को इन्वाइट करते हैं, राइट? जैसे क्या होता है, एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है अपना होमवर्क करके सीबीएफसी नाम जानते हो इस बॉडी का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसको दे देते हैं कि आप ये डिसाइड करो कि ये जो फिल्म है इसमें कौन से सीन सही है कौन से नहीं है, और फिर आप हमें बताओ, उस हिसाब से हम कट क्रॉप करके मूवी को रिलीज करवाएंगे। और ऐसा बहुत बार होता है। सेंसर बोर्ड हर एक सीन को 100 बार देखता है, उसका काम ही यही है ना? स्क्रीन मतलब बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करना कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी जैसे एक मूवी आई थी एनिमल, एनिमल काफी लेंथी मूवी रही है, 3 घंटे 40 मिनट के लगभग आसपास वो मूवी रही है, 3 घंटे 30 मिनट 40 मिनट के आसपास। अब क्या है, सीबीएफसी जो है हर चीज को सेंसरशिप के मतलब वो दायरे के अंदर ला देता था, ये सीन कट करो वो सीन कट करो। अब क्या है कि जो मतलब आजकल का जो समाज है, डायरेक्टर्स को एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जब तक हम बॉडी शेमिंग ना करें ना, तब तक हमारी दुकानें चलेंगी नहीं पिक्चरों की। कोई मूवी आजकल जो बने, आलोकनाथ जैसी टाइप की, हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, जहां पर बॉडी शेमिंग बॉडी नेमिंग ना करते हुए एक जेन्युइन पारिवारिक माहौल के अंदर एक फ्लो बनाकर मूवी को दिखाया जाए, ऐसी मूवी आना, बनना और उनके हिट होने के चांसेस कम है। समाज में कुछ डायरेक्टर्स धारणा यह बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी मूवी है तो उसके अंदर कुछ ऐसे सीन जरूर दिखाए जाएं जिसको लोग जो हैं छुप छुप कर देखना, या फिर खुलेआम भी अगर वो देख रहे हैं तो देखना वो पसंद करें, जिसके अंदर एडल्ट सीन्स हो किसी ना किसी वे के, किसी ना किसी वे में, ताकि हम लोगों की फैंटेसीज को प्रवोक करें। जर्नली वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती भी नहीं है ना, वो वो करके दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको आप रियल लाइफ में कभी परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। अब उससे क्या होता है, लोग जो है अगर उसको आराम से एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो चोरी छुप एक्सेस करेंगे। लेकिन फिर ऐसे इंटरनेट पे साइट्स भी बैन हो जाती हैं अगर जिस पर वो मूवी पूरी डली हुई है, या फिर सेंसरशिप जो है उसके जो काटे हुए जो सीन्स है वो डले हुए हैं। अब इसके लिए लोग डायरेक्टर्स वगैरह बड़े परेशान थे कि यार हम तो मिर्च मसाला देना चाहते हैं ऑडियंस को, लेकिन यार ये जो ऐसे सीन्स होते हैं एडल्ट सीन्स, ये सीबीएफसी हटा देता है। तो क्या करें क्या करें क्या करें? इसके लिए दुनिया में एक नई चीज निजात हुई, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जो कि अपनी डिजिटल सर्विसेज, या जिसको हम लोग कहते हैं ओटीटी की आई थिंक फुल फॉर्म होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओवर द टॉप, है ना? यही होती है, यही होती है क्या, है ना? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। अब इस पे क्या है, इस पे कोई सेंसरशिप नहीं होती, कोई चीज ब्लर नहीं करी जाएगी, कुछ नहीं करी जाएगी। जो चीज वो दिखाना चाहते हैं वो आपको पूरी पूरी दिखाएंगे। अब क्या है, एनिमल मूवी जब से रिलीज हुई है तब से बॉबी देओल की तारीफ बहुत होना शुरू हो गई कि लड़कियों का कहना है ही इज ग्रोइंग ओल्ड लाइक अ वाइन। ठीक है, वो बिल्कुल वाइन की तरह बूढ़ा होता चल रहा है, 25 साल जो था फ्लॉप एक्टर रहा, कैसा लगता था क्या लगता था। उसने पूरी मूवी के अंदर मुश्किल से अपना 11 से 12 मिनट का रोल करा, और वो भी पूरी मूवी के अंदर गूंगा रहा है, लेकिन उसका जो रोल है उसने रणबीर कपूर के 3.5 घंटे के रोल को बीट कर दिया उसके 10-12 मिनट के रोल ने। ठीक है, लेकिन उसका जो रोल है वो पूरी तरीके से दिखाया नहीं गया। ठीक है, हॉल्स पर, सिनेमा मूवीज में, ये सिनेमा घरों में, क्योंकि अगेन सीबीएफसी जो है वो काटेगा सीन्स को। अब क्या है, जो ओटीटी पर जब ये एनिमल मूवी रिलीज होगी वो 4 घंटे की आने वाली है, 4 घंटे 10 मिनट की, जहां पर जो 30 मिनट 35 मिनट के सीबीएफसी ने जो सीन्स काट दिए थे बॉबी देओल के, और जो सीन्स हैं लाइक उसके अंदर एक सीन वो बहुत कंट्रोवर्शियल था, सीबीएफसी को हटाना पड़ा। मैरिटल रेप का एक सीन है उसके अंदर। ठीक है, अपनी 3 बीवियों का
मैरिटल रेप करता है वो एक साथ। मुसलमान होता है, उसके अंदर 3 बीवियाँ होती हैं उसकी, एक साथ वो रेप करता है उनका। मतलब अब रेप मतलब इन द सेंस क्या, बीवी का रेप करना मतलब उनकी कंसेंट के अगेंस्ट, मतलब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना। तो एक उस सीन को हटाया गया, ठीक है। फिर रणवीर कपूर की हार्ट सर्जरी जो होती है, उसके बाद वो पूरा न्यूड जो है इस पिक्चर में न्यूड होकर आया था, तो उस सीन को बेसिकली ओटीटी पर अब देखते हैं कि पूरा तरीके से दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें अब सोसाइटी जो है बेसब्री से इंतज़ार करती है। तो अब जो लोग हैं सिनेमा घरों में कम जाकर वो ऐसे कनेक्शंस ले लेते हैं अमेजन प्राइम के, नेटफ्लिक्स के। तो अब देखो बात, कमिंग टू दिस क्वेश्चन जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, आफ्टर ऑल वी शुड हैव सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, बट डज दिस मीन दैट वी शुड नेवर बैन? अब सीबीएफसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सीबीएफसी, वो तो बैन करता है। वो कहता है क्योंकि बहुत सारी चीजें पब्लिक मोरालिटी दायरे के अंदर बाहर है, वरना डायरेक्टर तो जो है वो तो एक तरीके से पूरा न्यूड सीन चला देंगे, जनता जिसको एंजॉय करेगी। लेकिन ये चीज समाज के लिए अच्छी नहीं है। जैसे क्या है, बिग बॉस का टाइम पहले, अगर आपको पता हो थोड़ा सा इसके बारे में, मैं बिग बॉस नहीं देखता लेकिन मतलब मैं चीज़ों को एथिक्स और इंटेग्रिटी के लिए एक्चुअली नोट मेकिंग करता था 2018 से, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं। मैं रियलिस्टिक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। बिग बॉस जब तक श्वेता तिवारी वाले सेक्शन जो वो है सीजन तक जो चलता था, वो ना 7-8 बजे आता था शाम को। सलमान खान ने ये बोला था, सलमान खान बड़े सालों से होस्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता अभी भी होस्ट करता होगा सलमान खान शायद से, बिग बॉस को करता है क्या आज भी अभी भी सलमान खान ही करता है क्या होस्ट? हाँ, तो सलमान खान ने ये रिक्वेस्ट डलवाई थी कलर्स टीवी पर, आई थिंक कलर्स टीवी पर आता था बिग बॉस, है ना। तो कलर्स वालों से उसने बोला था कि बिग बॉस का जो टाइमिंग है वो रात को 10-10:30 बजे कर दो। मैं नहीं चाहता कि शाम को जो बच्चे हैं जो जागते हैं वो इस तरीके की कलेशों को और ये जो है इसको देखें। 10 बजे तक सारे बच्चे सो जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल माँ बाप अपने बच्चों को सुला देते हैं 10 बजे तक, उनका कल स्कूल होता है। 10 बजे से बिग बॉस जो है वो आना शुरू हुआ था सलमान खान की वजह से, सलमान खान ने रिक्वेस्ट डाली थी, ठीक है। मैं तभी आपको कहता हूँ कि अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स अगर कलेक्ट करते हो ना, जो आप चीज़ें देखते हो, चीज़ें देखने में आपकी बुराई नहीं है, आप उनसे लेकिन कुछ सीखते नहीं हो। आप ना उनसे मतलब टेम्पटेशंस जगा लेते हो अपनी, आप इच्छा जागरूक कर लेते हो देख देख कर, और आप उसको फिर भूल जाते हो। आप चीज़ें अपनाया करो। अब आपसे मैं पूछूं आपने बिग बॉस देखा, आप कहोगे बिग बॉस तो हमने देखा है, लेकिन ये चीज़ आपको पता है क्या, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर? तो मैं वही कहता हूँ, बात ना अच्छी या बुरी चीज़ों की नहीं होती है। आपको हर चीज़ वो करनी है जिसमें आप एग्जाम में रियलिस्टिक वे में अपने आंसर्स को पोर्ट्रे कर सको और आपके आंसर बहुत ओरिजिनल लगे, बहुत ओरिजिनल लगे आपके आंसर्स, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना लाइनों के पीछे, इसलिए मैं आपको भर भर के एक एक बात के ऊपर इतना ज़्यादा घसीटता हूँ, इतना ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं, ताकि आपके पास कभी भी आप मेरे से ये कंप्लेंट ना करो कि एग्जाम्पल नहीं थे हमारे पास, कोई ये कुछ लिखने के लिए था। क्योंकि मैं तुम्हें स्क्रीन से निकाल के जो है तुम्हारा एडम से एप्पल निकाल लूंगा मैं तुम्हारा, अगर तुमने मुझसे बोला कि हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना क्या था। तो इट इज़ नॉट सिमिलर टू बैनिंग। जैसे सेंसरशिप जो है वो कह रहा है राइटर आपसे, इट इज नॉट सिमिलर टू बैनिंग वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ अ फिल्म इज बैंड एंड नॉट द होल फिल्म। द क्वेश्चन दैट इज ऑफन डिबेटेड देयरफॉर इज when should one ban and when should one not ban? कब बैन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? शुड वन नेवर बैन, क्या कभी हमें कोई बैन नहीं लगाना चाहिए, कोई बंदिशें नहीं लगानी चाहिए कभी भी किसी भी प्रकार की? जस्ट फॉर इंटरेस्ट इन इंग्लैंड एनीवन हु इज एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इज कंस्ट्रेंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अकंस्ट्रेंड फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड। जो भी लंदन में, इंग्लैंड में जो रॉयल प्रिंसेस होते हैं, राजा रानी है, मोनार्क है वहाँ पर, उनके महलों में या फिर वो हद से ज़्यादा जो अमीर जो नोबल्स रह चुके हैं उनके घरों में जो काम करते हैं लोग, उनके सर्वेंट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है पहले कि हमारे यहाँ जो भी कुछ चल रहा है आप ये बाहर जाके क्या कहते हैं रिवील नहीं करोगे। अगर कल को ये बात पब्लिक हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, आपको जेल टर्म हो सकती है उनसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हो, ठीक है। So, if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of the royal household. वो ऐसा नहीं कर सकते।
नौकरी छोड़ दिया आपने, जो भी आपने इतने महीने यहाँ पर राजा रानी क्या, किंग, मोनार्क क्या आपने जो भी देखा था, आप उसको भूल जाओ। तो इज दिस एन अनजस्टिफिएबल कंस्ट्रेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बेफिजूल का एक कंस्ट्रेंट है क्या? यार आप मुझे एक बात बताओ, आप एक रॉ एजेंट हो, आप एक रॉ एजेंट हो, आप अलग अलग मिशंस पर जाते हो, आपके पास भी कोई ना कोई ड्राइवर होगा जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, आप फोन पे बात करोगे, आप जिस भी कोडिंग लैंग्वेज में बात करोगे, जो भी कोड्स इस्तेमाल करोगे, आपका वो ड्राइवर जानता होगा, क्योंकि वो भी उसी फील्ड से है। सरकार ने डेफिनेटली या फिर रॉ की टीम ने डेफिनेटली उसी को ड्राइवर आपका बनाया होगा जो कि इन सब चीज़ों को जान सके। अब आप उससे एक्सपेक्ट करोगे क्या कि वो अगर आपकी फील्ड को अच्छे से पहचानता है तो वो आपकी बातें जाकर रिवील कर दे, और आप उसको ये कहो कि मतलब वो आपसे ये कहें कि सर आप तो मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहे हो, मैं तो आपकी सारी बातें जो है रोज सुन सुनकर यूट्यूब पे लाइव बताना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ। आपकी जान बचेगी क्या फिर उस चक्कर में? और देश की फिर सिक्योरिटी का क्या हो सकता है, सोच के देखो। जैसे हम भी जानते हैं मौलिक अधिकारों को इतना, फंडामेंटल राइट्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतना सुप्रीम अधिकार उनको माने जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा था लक्ष्मीकांत में मेरे साथ ये, क्या मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके पास पूरी तरीके से मौलिक अधिकार होते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनके पास पूरी तरीके से होता है? एब्सोल्यूट तो देखो कोई भी नहीं है, लेकिन जितना नॉर्मल जनता के पास है उतना भी होता है क्या? नहीं। आपको अगर कोई नेता कुछ कह दे, पीएम ने अगर आपको डांट फटकार लगा दी, आप एकदम से प्रेस बोल करके उनकी चुगलियां या फिर इंटरनल बातें निकालने लगोगे? बताओ। आप एक आईएफएस ऑफिसर हो, आप कुछ एक मान लो इंडिया की साइड से एक रिप्रेजेंटेशन भेजना चाह रहे हो फ्रांस की गवर्नमेंट को, और उसको पीएम मोदी ने बंद कमरे में आपके साथ डिस्कस करके आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, आपके प्रपोजल को मना कर दिया कि आप ये फालतू बातें मत करिए, आपसे जितना बोला कि आप उतना काम करिए, ये रिस्की हो सकता है, आपकी राय की हमें जरूरत नहीं है। तो आप क्या रूट के प्रेस बुला लोगे कि हम फ्रांस के साथ ऐसा था, प्रपोजल भेजने की कोशिश कर रहा था मैं, और ये पीएम मोदी ने करने नहीं दिया मुझे? ऐसा है आपके पास ये अधिकार? नहीं है। तो constraints of different kind does exist and we are subject to them in different situations. So while reflecting on such situations, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious या फिर cultural authority or by the might of the state, ये हमारी freedom को restrict करते हैं in ways that are difficult to fight against. However, if we willingly or for the sake of pursuing our goals or ambitions, अगर हम इन restrictions को accept करें, our freedom is not similarly limited. यानी कि बात यहां पर ये आ गई ना कि आप खुद से इन्वाइट कर रहे हो उन कंस्टेंट्स को, आपको एक्सेप्टेबल है, या फिर वो नहीं है, आपको खुद से आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं. तो इन एनी केस, if we are not cursed into accepting the conditions, then we cannot claim that our freedom has been curtailed. तो राइटर आपसे बोल रहा है कि हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी बोलते हो कि फ्रीडम जो है इट इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, लेकिन अब हमें ये चीज़ पता लग गई है कि फ्रीडम जो है वो हमारी कैपेसिटी और हमारी एबिलिटी है, डैट वी शुड मेक चॉइसेस, और हम अपनी चॉइसेस को अच्छे तरीके से तभी ले सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब हम कुछ अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इन्वाइट करें. एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस, वी हैव ऑल्सो टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. तो इट इज़ फॉर दिस रीज़न कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये मानते हैं, जो ये चाहते हैं कि फ्रीडम और लिबर्टी यदि कोई चीज़ हो, उनका यह मानना है दैट चिल्ड्रन मस्ट बी प्लेस्ड इन द केयर ऑफ पेरेंट्स. आवर कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस, टू असेस इन अ रीजनड मैनर available opinion and shoulder the responsibility of our actions have to be built through education and cultivation of judgment, just as much as it needs to be nurtured by limiting the authority of the state and the society. यानी कि हम लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो स्टेट की जो अथॉरिटी है और सोसाइटी का जो सोशल प्रेशर है, ये जो है लिमिटेड वे में एक्ट करना चाहिए हमारे ऊपर. ज़्यादातर जो है हम खुद ही एक्ट करें, लेकिन वही वाली बात है ना कि पर्सन एक तो एक्चुअली इतना अवेयर हो, ठीक है, पर्सन एक तो एक्चुअली इतना अवेयर हो, और पर्सन मेच्योर भी हो. मेच्योर वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ ये देखा था ना कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस है ना, और याद है
हार्म प्रिंसिपल के अंदर आपने ये भी देखा था कि हार्म कॉज मस्ट बी सीरियस, फालतू चीजों के लिए पुलिस और स्टेट की मशीनरी का सारा मतलब, राइट। तो लास्ट चीज हम बात करते हैं, जीएस मिल ने तो ये हमें एग्जांपल के थ्रू समझाया। जीएस मिल का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें विदाउट एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर और एक एक्टिविस्ट थे 19th सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर, ही ऑफर्ड अ पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसकी तारीफ करने वाले पर्सन थे, और ये किसी भी तरीके से बोलते थे कि इस राइट को तो हमें बचाकर ही रखना है, इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। अपनी किताब में जो कि इन्होंने लिखी थी ऑन लिबर्टी के नाम से, इन्होंने 4 रीजंस दिए दैट वाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर दोज हु एस्पाउज आइडियाज दैट अपीयर फॉल्स और मिसलीडिंग टुडे। कि ऐसे लोगों के लिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होना चाहिए जिनके आइडियाज हमें गलत लगते हैं या फिर मिसलीडिंग लगते हैं। लाइक जैसे कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो फैनेटिक सेक्शंस हैं, मुस्लिम फैनेटिक सेक्शंस हैं, वो सलमान रुश्दी के वर्क से चिढ़ते हैं, कई देश उनको देश निकाला दे चुके हैं। तो फिर भी जेम्स मिल का बोलना ये था, ऑब्वियसली बात है सलमान रुश्दी और इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं कि सलमान रुश्दी जैसे जो लोग हैं इनकी भी बातों को हमें जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको मिसलीडिंग नहीं समझना चाहिए। उन ऐसे लोगों के लिए भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो क्या कहना था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल का। जेएस मिल का कहना था, सबसे पहली बात, किसी का भी कोई भी जो विचार होता है ना वो कंप्लीट तरीके से गलत नहीं होता। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो मैंने इसमें आपको हिटलर का ही दे दिया। आप हिटलर को गलत बोल सकते हो, हिटलर की आर्गुमेंट को तो सुन लो, हिटलर क्यों जीव से नफरत करता है। आप नाथूराम गोडसे को गलत बोल सकते हो, नाथूराम गोडसे की बुक तो पढ़कर देख लो, वाई किल्ड गांधी, तब क्या पता गोडसे के आर्गुमेंट के बाद आपको गोडसे ज्यादा अच्छा लगने लगे गांधी से ज्यादा। तो कोई भी आइडिया कंप्लीट तरीके से गलत नहीं होता किसी पर्सन का, ठीक है। ताली क्योंकि एक हाथ से नहीं बजती है। ऑन द फेस ऑफ इट यस, आपके अगेंस्ट कोई चीज जा रही है तो आप तो उसको गलत बोलोगे, लेकिन अगर आप यहां पर एक टेंडेंसी अपना लो जो कि है टॉलरेंस की, तो आप जो है, याद है वोल्टायर की स्टेटमेंट कि हो सकता है तुम्हारे दिए गए विचारों से मैं असहमत हूं, लेकिन जब तक जो तुम बोलना चाहते हो उसको मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं डिफेंड करूंगा, है ना, टॉलरेंस। तो व्हाट अपीयर्स टू अस फॉल्स हैज एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ ऑल्सो। इफ वी बैन फॉल्स आइडियाज वी वुड लूज दैट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन। जैसे प्लेटो कभी भी जीते जी ये नहीं बोल सका कि फिलोसफर किंग जो है मैं अपने आप को ही पोर्ट्रे कर रहा हूं, राइट, या डेमोक्रेसी गलत है, स्टेट वे में नहीं बोल सका वो ये वाली बात। सोक्रेटिस ने बोला था क्योंकि उसको जहर दे दिया गया था। तो अगर हम जो है फॉल्स आइडियाज को बैन करने की कोशिश करते हैं तो उनके पीछे तो सच्चाई छुपी होती है, वो भी छुप कर रह जाती है। जैसे जब तक ये नाथुराम गोडसे की बातों को बाहर नहीं आने दिया गया था, फाइल्स को डीक्लासिफाई नहीं करा गया था कि रिवील कर दिया जाए इस जजमेंट को, तब तक जो है गोडसे से सब लोग नफरत ही करते रहे। लेकिन गोडसे की जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता है कई लोग जो प्रो गांधी थे ना वो प्रो गोडसे हो चुके हैं। दिस इज रिलेटेड टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सच्चाई जो है वो अपने आप में इमर्ज नहीं हो जाती है सच्चाई की तरह, इट इज ओनली थ्रू अ कन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज दैट ट्रूथ इमर्जेस। याद है वो मेरी आर्ग्यूमेंट प्लेटो के केस में, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। आप जिस चीज को एक लॉजिकल वे में कंक्लूड करके बोल रहे हो कि यही सच्चाई है, यही सारा सच है, तो ऑब्वियसली बात है आपने तू मैं करते हुए किसी के विचारों को गलत प्रूफ करा है और तब जाकर उसको समाज ने, आपने, दुनियादारी ने सच माना है, राइट। यार एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों के घर आऊं, आपके मम्मी पापा के पैर छूं, तो वो लोग ये कहेंगे ना जीते रहो, ये तो नहीं बोलेंगे मर जाओ, है कि नहीं। है आप में से किसी का कोई ऐसा काबिल माँ बाप? अब ये क्या है, ये एक अच्छा आइडिया माना गया ना कि बड़ों बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। या हमारे देश के अंदर एक ये वैल्यू है, वर्चू है कि अपने एल्डर्स के जो है पैर छू। आपके घर पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग मेंबर है, कोई उम्र में बड़ा मेंबर है जो कि मेरे मम्मी पापा की एज का है, आपके मम्मी पापा है, उनके मैं पैर छू रहा हूं, तो आई विल एक्सपेक्ट
आशीर्वाद देने ना दे कोई बात नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि बेटा मर जाओ. Ideas that seem wrong today may have been very valuable in the emergence of what we consider right kind of ideas. Thirdly, this kind of this conflict of ideas is valuable not just in the past but is of continuing value for all the times. सच्चाई जो है, it always runs the risk of being reduced to an unthinking glitch. It is only when we are exposed to opposing views that we can be sure that this idea is trustworthy. मतलब वही कह रहे कि आइडिया एक ओपिनियन ही तो है, अपने आप में वो सच या गलत नहीं होता, लेकिन जो सच्चाई है हमेशा जो है वो छुपकर चलती है या दबकर चलती है. ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सच बोलने की वजह से आप अपने लिए ही कोई खड्डा खोद सकते हो अगर आप सारी बातें सच बोलने लग गए हर किसी से तो. ठीक है. फाइनली, वी कैनॉट बी श्योर दैट वॉट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू. इसलिए हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आप जो जिस चीज को सच मान रहे हो जरूरी नहीं वो सच में सच हो. वेरी ऑफन आइडियाज दैट वर कंसिडर्ड फॉल्स एट वन पॉइंट बाय द एंटायर सोसाइटी देयरफॉर सप्रेस्ड दे टर्न्ड आउट टू बी ट्रू लेटर ऑन. जैसे सती प्रथा को जब तक चैलेंज नहीं करा गया था, बैन नहीं करा गया था, जो भी लोग राजा राम मोहन रॉय वगैरह आवाज इनके खिलाफ उठाते थे, तो समाज में लोग इन सारे लोगों का जो कि इस परंपरा का विरोध करते थे उनका बहिष्कार करते थे कि नहीं करते थे, उनको बॉयकॉट करते थे ना. इवन ऐसे लोग तो जो है बिल्कुल बच बच कर जिए, है ना. तो इस सोसाइटी that completely suppresses all ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge. तो कोई भी अगर ऐसा समाज है जो कि कंप्लीटली हर तरह के आइडियाज को सप्रेस कर दे, जो कि आज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसे समाज में डर एक है, वो इस बात का है, it runs the danger of losing the benefits of what might turn out to be very valuable knowledge. कि क्या चीज वो चीज अच्छी हो जाए. जैसे इंडिया की एक आदत है, बुरी आदत, दुनिया में सब लोग जिस चीज को ट्राई कर देते हैं उससे बेनिफिट उठा लेते हैं, सारी चीजें वो कर देते हैं, इंडिया उसके बाद उस चीज को इंट्रोड्यूस करने की सोचता है ना. तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवाया. मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डायमेंशन आपको मिल सकती हैं या इसके बारे में और कोई डिस्कशन बन सकती है, कंसिडरिंग कि ये पॉलिटिकल थ्योरी यूपीएससी के जर्नल स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से मैंने कवर करवाया. लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जितना पीएसआईआर की भी नॉलेज थी, पॉलिटिकल साइंस यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑप्शनल की नॉलेज, वो भी मैंने आपको दे दी है. ठीक है. तो चैप्टर 2 जो फ्रीडम है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ. अगले चैप्टर को हम देखेंगे, आई थिंक उसका नाम इक्वालिटी है. अब हम उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.